हेलो बच्चों, अब आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल यानी मेंडल का नियम। जो मेंडल थे इन्होंने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिए? 3 नियम। पहले नियम का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम हमारा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मेंडल ने जब ला दिए तो मेंडल ने ला ही के साथ क्रॉस भी दिए, यानी क्रॉस ऑफ मेंडल। जो मेंडल थे इन्होंने जो क्रॉस दिए तो इन्होंने 3 नियम के साथ साथ 3 क्रॉस भी दिए थे। अब वो क्रॉस कौन कौन से हैं? तो मेंडल का पहला क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा क्रॉस था डाई हाइब्रिड क्रॉस। और तीसरा क्रॉस था मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके से मेंडल के 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसी के साथ इन्होंने 3 क्रॉस दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस। यानी जब हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएं, फिर मोनो मीन्स सिंगल, यानी एक कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस करा रहे हैं तो क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे हैं तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम उसे 3 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो ऐसा क्रॉस हमारा क्या कहलाएगा? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कंपटीशंस में कि अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएं तो हमारे कितने ब्लॉक्स बनेंगे? स्क्वायर बोर्ड जो हमारा बनता है, पनेट स्क्वायर बोर्ड, वो कितने का बनेगा? तो अगर हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो तो 4 ब्लॉक्स बनेंगे। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो तो 16 ब्लॉक्स बनेंगे। लेकिन अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो तो ये कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। यानी एक संकर क्रॉस की अवस्था में जो हमें ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त होगा, संतति प्राप्त होंगी, वो कितनी होंगी? 4। द्विसंकर क्रॉस में जो हमारी संतति प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 16। जबकि त्रिसंकर क्रॉस में जो हमारी संतति प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 64। यानी जैसे जैसे हमारे लक्षण बन रहे हैं, एक लक्षण था हमारा तो 4 संतति बनती थी, यानी 4 ब्लॉक चाहिए थे। 2 लक्षण हुए तो हमारे 16 संतति हो गई। और अगर 3 लक्षण है तो हमारे संतति कितनी हो गई? ऑफस्प्रिंग्स जो हमारी बनी कितनी? 64। यानी ये मल्टीप्लाई हो गई, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होकर के क्या करेंगे? आगे बढ़ती चली जाएंगे। अब अगर हम पूछे कि लॉ और क्रॉस का कनेक्शन क्या है, यानी जो हमारे नियम है, इस नियम का इस क्रॉस से क्या संबंध है, तो जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसी को हम कह सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसको हम कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसलिए जो हमारे लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक्सेप्टेड, मोर एक्सेप्टेड लॉ माने जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा स्वीकारात्मक नियम माने जाते हैं। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस को कॉमन लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें प्रभाविता के नियम की तो प्रभाविता के नियम को हम क्या कहेंगे कि यह अनुवांशिकी का सामान्य नियम है। अनुवांशिकी में हम कोई भी क्रॉस कराते हैं तो कॉमनली उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस हम फॉलो करते हैं, अगर वह मेंडल के नियम को फॉलो कर रहा है तो। ठीक। जबकि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो जो हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है ये रेयर होता है। क्यों? क्योंकि हम एक बार में 2 कैरेक्टर या एक कैरेक्टर का ही क्रॉस कराते हैं, इससे ज्यादा क्रॉस हम नहीं कराते, इसलिए इसका यूज हम कम करते हैं। तो ये तो इसको हम हर जगह यूज करते हैं और इसका यूज हम कम करते हैं।
ये इन दोनों में अंतर है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैक्सिमम यूज होता है और उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमारा है ये यूज किया जाता है। अब हम पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को देख लें। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर हम दो शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 यानी फर्स्ट फाइनल जनरेशन या आप कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी में शुद्ध लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे आपको हमने नोट कराया था एक चार्ट पिछले वीडियो में कि कौन से लक्षण प्रभावी हैं और कौन से अप्रभावी हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव इसलिए भी किया था कि उसमें 7 विरोधी लक्षण पाए गए थे, यानी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे। उन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में सबसे कॉमन हमने लिया कैरेक्टर एक टाल। टाल के लिए इंटीजर जो यूज होता है, जो आपका सिंबल यूज होता है, ये कैपिटल टी भी यूज होता है और इसकी जगह कैपिटल डी भी यूज करते हैं। जबकि डॉर्फ के लिए स्मॉल टी या स्मॉल डी का यूज किया जाता है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर होता है डोमिनेंट के लिए और उसी का स्मॉल लेटर होता है रिसेसिव के लिए। ठीक, यानी जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जबकि जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर होगा उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। इसीलिए हमने जो यहाँ टाल का एलील्स सिंबल लिया है वो कैपिटल टी लिया है, जबकि जो डार्क का हमने एलिक सिंबल लिया है वो क्या लिया है, स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या है, एक टर्म आपको इसमें पढ़ना है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऐसे ही समझ लीजिए। टर्म होमो और हेट्रो, अगर सेम टाइप के एलील है यानी दोनों कैपिटल है या दोनों स्मॉल है तो ये होमोजाइगस कंडीशंस में माने जाएंगे। अगर ऐसा है यानी ये कंडीशंस हो या ये कंडीशंस हो तो ये होमोजाइगस कंडीशंस हो गई। अगर ऐसा है कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो ये एलिक कंडीशंस क्या हो जाएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशंस कहलाएगी। तो अगर होमोजाइगस कंडीशंस प्रेफर हो यानी जो दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो तो उस कंडीशंस में हम गैमेट बनाने के लिए किसी एक को कॉमन ले लेते हैं। एक हमारा कॉमन हो गया चूंकि दोनों है, या अगर रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में भी एक कॉमन हो गया। अब चूंकि क्रॉस कराना है तो इन दोनों की क्या होगी, मिक्सिंग हो जाएगी। अब इन दोनों की मिक्सिंग से कैपिटल टी इधर से, स्मॉल टी इधर से। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो हमारे प्रभावी लक्षण है ये प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट करते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि द डोमिनेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज डोमिनेट इन F1 जनरेशन, ऐसा मेंडल साहब ने बताया था। यानी जो हमारे प्रभावी लक्षण है वो सदैव क्या होते हैं, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब प्रभावी लक्षण हमारा क्या था, टाल, तो ये क्या बन जाएगा, टाल बन जाएगा। अब है कि ये हुआ क्या, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जनरेशन F1, फर्स्ट फाइनल जनरेशन F1 यानी प्रथम पीढ़ी। अगर पूछा जाए कि ये क्या हो गए तो ये हो गए P जनरेशन यानी पेरेंट। अगर पूछा जाए कि ये क्या हुए तब गैमेटिक जनरेशन यानी गैमेट बन गए। ये तो हमारा हो गया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, एक कैरेक्टर का हमने क्रॉस करा दिया। अब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं तो बाकी कितने बचे, 6। बाकी 6 का क्रॉस आप खुद करा कर देखेंगे कि क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करने पर क्या वो यही रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं, यानी पहली पीढ़ी में डोमिनेंट कैरेक्टर बनता है कि नहीं बनता है। तो जब आप वहां देखेंगे तो वहां क्या होगा, एक डोमिनेंट लेटर आएगा यानी 50% डोमिनेंट से आएगा, 50% डोमिनेंट से आएगा, 50% रिसेसिव से आएगा, यानी आधा प्रभावी लक्षण होंगे, आधा अप्रभावी लक्षण होंगे। और प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाएंगे जिसके कारण क्या होगा,
प्रभावी लक्षण ही यहां दर्शित होंगे। तो इस तरीके से बाकी जो 6 विरोधी लक्षण हुए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बचे, उसका क्लास आप बना लेंगे। अगर नहीं बना पाते हैं तो आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स के जरिए। अब दूसरा लॉ मेंडल का है। मेंडल के दूसरे लॉ की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम। टर्म ही बता रहा है टू सेग्रीगेट, अलग करना, लक्षणों को अलग अलग दर्शाना, यानी अच्छे से लक्षणों को पृथक करके दर्शित कर देना ही क्या है, सेग्रीगेशन है, दर्शित करना ही। ठीक, यानी अलग से लक्षणों को पृथक पृथक करके दर्शा देना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण, सेग्रीगेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पहली स्टेज तो कॉमन होती है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है। हमने आपको पहले ही बताया कैसे होगा। ये हमारा यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा पिछले क्लास में कैसे हुआ। ये क्या बना था, टाल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो भी हमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ हो, इस प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ हो, इसका हम सेल्फिंग कर दें, यानी सेल्फ क्रॉस कर दें। अब अगर इसका हम सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी आपस में क्रॉस करते हैं, तो ये क्या होगा, F1 इंटू F1, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यानी इनका क्रॉस करें। अब क्रॉस कराने के लिए 2 मेथड है। एक तो होता है हमारा एरो मेथड, दूसरा मेथड हमारा होता है कि हम इसको बॉक्स या स्क्वायर बोर्ड मेथड के थ्रू क्रॉस कराएं। तो हम स्क्वायर बोर्ड मेथड लेते हैं, क्यों, क्योंकि यह सिंपली हो जाता है और समझ में आसानी से आ जाता है। अब स्क्वायर बोर्ड में देखिए, इसके एक साइड को आप मान लीजिए मेल और एक साइड को मान लीजिए फीमेल। इससे क्या होगा कि आपको क्रॉस कराने में सुविधा हो जाएगी और चीजें समझ में आएंगी कि कहां से क्या हो रहा है। हमने एक साइड को मेल मान लिया, एक साइड को फीमेल मान लिया, क्यों, क्योंकि क्रॉस जब भी हो सकता है मेल और फीमेल के ही बीच में होगा। अब इनको एक साइड भर दीजिए, हमने भर दिया, इनको दूसरे साइड में भर दीजिए। ठीक, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एक गैमेट हो गए। अब यहां आपका क्वेश्चन है होना चाहिए कि सर यहां तो आपने सिंगल गैमेट बनाया था, यहां फिर आप 2 क्यों बना रहे हैं। तो आपको याद होगा कि ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों एक समान है, या तो कैपिटल है या तो समान है। इसलिए जब इनमें गैमेट बनेगा तो ये होमोजाइगस होने के कारण एक ही टाइप का बनेगा। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें क्या होगा, एक कैपिटल गैमेट बनेगा और एक स्मॉल गैमेट बनेगा। यही कैपिटल और स्मॉल गैमेट हमने यहां लिखा है, इसका इस साइड में और दूसरे का इस साइड में। अब जो ऊपर है उसको ऊपर से कॉपी कर दीजिए, ये ऊपर से कैपिटल इधर आ गया। अब साइड से चलाइए, कैपिटल टी, अब साइड से स्मॉल टी, ऊपर से स्मॉल टी। अब आप इसको मिलाइए, क्या क्या बना है, तो ये हमारा क्या था, टाल, ये क्या था, डॉर्फ। अब यहां देखिए ये टाल बना, यहां मिलाए, ये क्या बना, यहां देखिए टाल बन गया, यहां देखिए क्या बना, टाल बना, यहां देखिए ये, यहां देखिए क्या बना, डॉर्फ बना। अब आप देखिए इसे, तो यहां टाल कितने बन गए, 3, डॉर्फ कितना बना, 1, यानी 3 लंबे बने और एक बौना हो गया। अब यहां 2 रेशियो प्राप्त होते हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशियो, यानी बाह्य संरचना कैसी है, बाह्य संरचना का अनुपात कैसा है। तो बाह्य संरचना में कितने टाल बने, 3, डॉर्फ कितना बना, 1, तो बाह्य संरचना का अनुपात हो गया 3:1। जबकि अगर हम बात करें आंतरिक संरचना की, यानी जीनोटिपिक रेशियो यानी आंतरिक संरचना, यानी जीन के या एलील के बेस पर, तो यहां देखें ये शुद्ध पेरेंट से मिल रहा है, प्योर पेरेंट से मैच कर रहा है, तो एक हमारा हो गया शुद्ध लंबा। ये दोनों क्या हो गए, यहां मैच कर रहे हैं हमारे किससे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी हाइब्रिड से, तो 2, और एक हमारा फिर प्योर पेरेंट से मैच कर जा रहा है, तो इसलिए 1।
तो ये रेशियो कितने का हो गया, 1:2:1। ये कौन सा रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है, जो क्या बता रहा है, इस जीन की कंडीशंस को बता रहा है। ये प्योर पेरेंट डॉग आपके डोमिनेंट हो गए, प्रभावी हो गए। ये शुद्ध पैतृक आपके हो गए क्या, अप्रभावी हो गए, जबकि दो क्या हो गए, हाइब्रिड प्राप्त हुए। चूंकि यहां हमें शुद्ध लक्षणों का भी यहां हमें क्या हो रहा है, शुद्ध लक्षण भी प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, यानी इसे हम शुद्धता का भी नियम कहते हैं। अब देखें यहां कितने लक्षणों का हम क्रॉस करा रहे हैं, लेके केवल एक लक्षण, एक ही जोड़े लक्षण है ना, ये टॉल और डार्क। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में हमने आपको बताया था कि जो विरोधी लक्षण है उनका एक सेट चलता है, तो ये लक्षणों का क्या है, एक ही सेट है, इसलिए इस क्रॉस को हम और क्या कर सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी ये जो हमारा एक क्रॉस है यह 3 तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि पृथक्करण के नियम को समझाइए या बताइए, यानी डिफाइन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्धता के नियम को बताइए, तब भी आपको यही चीजें करनी है, यानी डिफाइन द लॉ ऑफ प्योरिटी। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी जो हमारा एक संकर क्रॉस है उसको क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए या निरूपित कीजिए, तब भी आपको यही क्रॉस बनाना है। यानी यह एक क्रॉस जो है यह 3 क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा। तो ये चीजें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अब इसके बाद लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी मेंडल का जो तीसरा नियम है वह वेरी करता है मेंडल के दूसरे क्रॉस से। इसको हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।